हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आज का चैप्टर है कृषि। कृषि विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का चैप्टर, जैसा कि मैंने पहले बताया, कृषि पर बात करेंगे। कृषि, जिसका अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी दो तिहाई जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, अर्थात कृषि को हम प्राथमिक क्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य जितने भी तरह की क्रियाएं हैं, जितने तरह के काम हैं, वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि से ही जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ हम चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, लेकिन हमें कृषि पर डिपेंड रहना खाद्यान्न उत्पन्न करता है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। जैसे सपोज मान लीजिए, सूती वस्त्र उद्योग में जो कच्चा पदार्थ प्राप्त होता है वह कृषि से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ और उद्योगों का नाम? जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, या फर्नीचर उद्योग हो गया। इस तरह का बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कृषि से संबंधित है, अर्थात कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि कृषि होता कितने प्रकार के। कृषि के प्रकार जानेंगे तो कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण और प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर के वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि क्या है, यानी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। नाम से ही पता चलता है कि ऐसा कृषि या कृषि का वह प्रकार जिससे हमारा जीवन निर्वाह होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है, अर्थात ऐसा खेती जो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। आज भी भारत के ऐसे अनेक जगह हैं जहां सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए खेती की जाती है। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दावों और खुदाई करने वाली छड़ी तथा
परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून के समय या मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। अर्थात जो जीवन निर्वाह खेती होता है वह प्रकृति पर निर्भर करता है, मानसून पर निर्भर करता है। अर्थात मानसून अच्छा होता है तो इस प्रकार की खेती की जाती है और फसल अच्छा होता है। आगे हम देखते हैं कि यह कर्तन दहन प्रणाली अर्थात स्लेश एंड बर्न कृषि है। स्लेश एंड बर्न कृषि। कर्तन मीन्स काटना, दहन मीन्स जलाना। तो भूमि का अवसा भाग जहाँ झाड़ियों को काटकर जला करके साफ किया जाता है और वहाँ कुछ सालों तक या कुछ फसल मौसम तक खेती की जाती है, और जब वह भाग फिर से अनउपजाऊ हो जाता है तो उस भाग को छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरे भाग में जा कर के किसी प्रकार झाड़ियों को काट करके जला करके और साफ किया जाता है। फिर कुछ सालों तक वहाँ भी खेती की जाती है। तो इसीलिए इस प्रकार के प्रणाली को कर्तन दहन प्रणाली अथवा स्लेश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। यहाँ वही बात यहाँ बताया है, देखिए कि किसान जमीन के टुकड़े को साफ किया करता है और उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। हमने जो जैसा बताया यहाँ कर्तन दहन प्रणाली या स्लेश एंड बर्न कृषि, इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि देख रहे हैं हम उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम खेती कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। हमने जैसा उधर एक्सप्लेन किया, यहाँ पर ये बात यहाँ बताया जा रहा है झूम खेती के बारे में। यह है झूम खेती, जिसको कर्तन दहन प्रणाली या इंग्लिश में स्लेश एंड बर्न खेती कहा जाता है। इसको मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में वेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या वारिंगा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट में कुमारी
दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे, हिमालयन क्षेत्र में खील, झारखंड में इसे कोरबा कहा जाता है और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम खेती के नाम से जाना जाता है। तो यह झूम खेती का इतने प्रकार के नाम है जो अलग अलग जगहों में बोला जाता है। सिंपल भाषा में यदि हम इसको कह सकते हैं या इसके डिफिनेशन को यदि याद रखना चाहते हैं तो हम यह बोल सकते हैं कि झूम खेती घूम घूम कर, अर्थात एक जगह अस्थायी नहीं होकर के अलग अलग जगहों में घूम घूम करके लोग जगह को साफ करते हैं और फिर वहाँ खेती करते हैं। फिर वह जगह अनुपजाऊ हो जाता है तो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी घूमते रहते हैं लोग, यह खेती करते रहते हैं। यहाँ पर ये चित्र देख सकते हैं हम कि यहाँ किस तरह से जंगल झाड़ को काट करके जला दिया जा रहा है, जला करके और इस जगह को साफ किया गया है और साफ करने के बाद यहाँ पर कुछ सालों तक खेती की जाएगी। आगे बताया है यहाँ पर ये चित्र के बारे में बता रहा है कि रींझा असम में डीपू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। एक स्टोरी के माध्यम से बताया जा रहा है झूम खेती के बारे में। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काट कर वह जलाकर साफ करती है। करते देख करके वह आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है। परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि रींझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? जैसा कि हमने पहले बताया कि एक जगह अस्थायी न होकर के अलग अलग जगहों के झाड़ को काट कर साफ करके जला करके और वहाँ खेती की जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं रींझा का परिवार भी ठीक उसी प्रकार का खेती कर रहे हैं, अर्थात वह झूम खेती से जुड़े हुए हैं। आगे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप उन फसलों का नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती? तो ये बहुत तरह का खेती हो सकता है जो मौसमी खेती है और कम समय जिसमें लगता है, इस तरह का खेती होगा। अगला है गहन जीविका खेती। गहन जीविका खेती का मतलब है कि लोगों का जीवन अधिकतर कृषि कार्य में ही जुड़ा हुआ है, यानी पूरी तरह से वह कृषि कार्यों या कृषि फसलों पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ठीक है, यह श्रम गहन खेती है। श्रम अधिक लगता है, जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है, गहन खेती? स्वाभाविक है पंजाब का क्षेत्र आता होगा, क्योंकि वहीं पर हरित क्रांति भी हुआ था, अर्थात बहुत अधिक उत्पादन हुआ था। तो ऐसा तभी संभव है जब
गहन खेती किया जाएगा। अगला है भू स्वामित्व की विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि में अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। अगला है वाणिज्यिक कृषि। नाम से ही पता चलता है, वाणिज्यिक कृषि का मतलब है कि ऐसे कृषि या ऐसे फसल जो व्यापारिक दृष्टि से लगाया जाता है, व्यापार की दृष्टि से उसे उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की कृषि मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। अब हम आगे देखते हैं कि रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, मतलब एक ही प्रकार का फसल लगाया जाता है। जैसे होता है कि एक फसल के साथ में बहुत सारे फसलों को मिक्स करके लगाया जाता है, उस तरह का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का फसल लगाया जाता है। इसको एकल फसल कही जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ या इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसे वाणिज्यिक खेती कहा जाता है और इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब हम आगे देखते हैं शस्य प्रारूप क्या है। शस्य प्रारूप आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों से प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है रबी फसल। सबका हम बारी बारी से डिटेल में जानेंगे। रबी क्या है, रबी फसल क्या है, दूसरा खरीफ फसल क्या है और जायद फसल क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रबी फसल के बारे में। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है
और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों, ये रबी फसल है। कुछ मुख्य रबी फसलें हैं ये सब। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है और उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बोई जाती है। जैसे गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायता होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। हमने थोड़ा सा पहले जिक्र किया हरित क्रांति के बारे में। इसके विषय में हम और डिटेल से बाद में बताएंगे हरित क्रांति क्या है। आगे हम देखते हैं खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। अर्थात मानसून की जब शुरुआत होती है तब ये फसलें बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोए जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी